नीलगिरी राज्य के उत्तर दिशा में दूर तक फैला हुआ एक घना और डरावना जंगल था। दिन में भी उस जंगल के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था और रात होते ही वहां अंधेरा इतना गहरा हो जाता था कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जो कभी किसी राजमहल का हिस्सा रहा होगा, लेकिन अब वो टूटी दीवारों और जंगली बेलों से ढका हुआ था। वही खंडहर ऐसे चोरों का अड्डा था जिनका नाम सुनते ही अमीर व्यापारियों के दिल कांप उठते थे। उन चारों चोरों का सरदार था मंगू। लंबा कद, तेज आंखें और चेहरे पर हमेशा एक चालाक मुस्कान। मंगू तलवार से कम और अपने दिमाग से ज्यादा लड़ता था। वो भेष बदलने में इतना माहिर था कि कभी साधु बन जाता, कभी व्यापारी और कभी किसी गांव का साधारण आदमी। मंगू का सबसे भरोसेमंद साथी था भैरव। भैरव का शरीर पहाड़ की तरह मजबूत था। उसके चौड़े कंधे और भारी आवाज किसी को भी डरा सकती थी। ताले तोड़ना, दीवार फांदना और भारी संदूक उठाकर भाग जाना उसके लिए बच्चों का खेल था। जहां ताकत की जरूरत होती वहां भैरव सबसे आगे रहता। तीसरा चोर था नट्टू। वो बाकी तीनों से बिल्कुल अलग था। दुबला पतला, छोटा कद और बेहद फुर्तीला। वो इतनी तेजी से भाग सकता था कि लोग कहते थे हवा भी उसे पकड़ नहीं सकती। नट्टू की सबसे बड़ी खासियत थी वो छोटी से छोटी जगह से भी अंदर घुस सकता था। खिड़की की सलाखों के बीच, दीवार के छोटे छेद या छत के रास्ते, नट्टू हर जगह से अंदर पहुंच जाता। चौथा साथी था फकीरा। वो बाकी तीनों से ज्यादा शांत और सोच समझकर काम करने वाला आदमी था। फकीरा का काम चोरी करना नहीं बल्कि जानकारी जुटाना था। वो कई दिनों तक किसी शहर या गांव में रहकर लोगों की आदतें, पहरेदारों की चाल और खजाने की जगह तक का पता लगा लेता था। उसी की खबरों के आधार पर मंगू अपनी योजनाएं बनाता था। उनका निशाना हमेशा अमीर व्यापारी, लालची जमींदार और भ्रष्ट अधिकारी होते थे। एक रात वही चारों चोर अपने खंडहर वाले अड्डे में आग के चारों ओर बैठे हुए थे। तभी फकीरा धीरे से बोला, सरदार, खबर पक्की है। आज रात शहर में सेठ धर्मपाल के हवेली में बहुत सारा सोना आया है। पहरेदार भी कम हैं। मंगू की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, तो फिर साथियों, आज की रात खाली नहीं जाएगी। भैरव ने अपनी भारी आवाज में कहा, बस इशारा कर दो सरदार, हवेली का दरवाजा ही उखाड़ लाऊंगा। मंगू हंस पड़ा, नहीं भैरव, ताकत नहीं, दिमाग काम आएगा। कुछ देर बाद चारों चोर काले कपड़ों में जंगल से निकल पड़े। रात का अंधेरा उनके लिए ढाल बन चुका था। थोड़ी ही देर में वे शहर की गलियों में पहुंच गए। सेठ धर्मपाल की हवेली शहर की सबसे बड़ी हवेलियों में से एक थी। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा और 4 पहरेदार। फकीरा ने धीरे से इशारा किया, पहरेदार हर आधे घंटे में चक्कर लगाते हैं। मंगू ने तुरंत योजना बनाई, नट्टू, पीछे वाली खिड़की से अंदर जाओ, दरवाजा अंदर से खोलना। भैरव, तैयार रहना। कुछ ही पल में नट्टू दीवार पर चढ़ गया। बिल्ली की तरह फुर्ती से वो खिड़की तक पहुंचा और पल भर में अंदर गायब हो गया। कुछ मिनट बाद हवेली का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। चारों चोर अंदर घुस गए। भैरव ने एक भारी संदूक उठाया। नट्टू ने अलमारी से सोने के आभूषण निकाले और मंगू कमरे में रखे लोहे के बक्से को खोलने में जुट गया। कुछ ही देर में उनके सामने सोने की चमक बिखर गई। मंगू मुस्कुराया और बोला, चलो साथियों, आज की मेहनत रंग लाई। लेकिन तभी बाहर से पहरेदारों की आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? नट्टू फुसफुसाया, सरदार, पहरेदार आ रहे हैं। मंगू बिल्कुल शांत रहा, घबराओ मत, पीछे की दीवार। कुछ ही पल में चारों चोर हवेली की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो चुके थे। सुबह होते होते पूरे शहर में हंगामा मच चुका था। फिर चोरी हो गई। कोई उन 4 चोरों को पकड़ क्यों नहीं पाता? लोग डर और हैरानी में बातें कर रहे थे। उधर जंगल के खंडहर में चारों चोर हंस रहे थे। भैरव बोला, सरदार, अब तो शहर में हमारा नाम ही काफी है। मंगू कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, साथियों, छोटी मोटी चोरियों से क्या होगा? तीनों उसकी तरफ देखने लगे।
मंगू की आंखों में अजीब चमक थी। वो धीरे से बोला, अगर एक ही रात में इतना धन मिल जाए कि जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े तो? नट्टू हैरान होकर बोला, ऐसी जगह कहाँ है सरदार? मंगू मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजमहल का खजाना। आग की लपटें हवा में डोल रही थीं और चारों चोरों की आंखों में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। भैरव ने भारी आवाज में कहा, सरदार, क्या तुम सच में राजमहल की बात कर रहे हो? मंगू मुस्कुराया, हाँ, और क्यों नहीं। वहां इतना सोना है कि अगर वो हाथ लग जाए तो हमारी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। नट्टू थोड़ा घबराया हुआ बोला, लेकिन सरदार, राजमहल की रखवाली साधारण हवेली जैसी नहीं होती। वहां सैनिक होते हैं, पहरेदार होते हैं, ऊंची दीवारें होती हैं। फकीरा भी धीरे से बोला, और सबसे बड़ी बात, राजमहल के खजाने तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। मंगू ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो कोशिश करने से डरते हैं। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की। सबसे पहले हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। राजमहल की चोरी किसी एक रात में तय नहीं होगी। इसके लिए हमें जानकारी चाहिए, बहुत सारी जानकारी। फकीरा समझ गया कि अब असली काम उसी का है। मंगू बोला, फकीरा, तुम शहर जाओगे। कई दिनों तक राजमहल के आसपास रहकर पहरेदारों की चाल, सैनिकों की संख्या और खजाने की जगह का पता लगाओ। फकीरा ने सिर हिलाया, जैसा आदेश सरदार। भैरव हंसते हुए बोला, और मेरा काम? मंगू बोला, तुम और नट्टू फिलहाल शांत रहोगे, कोई बड़ी चोरी नहीं करेंगे। शहर में ज्यादा हलचल हुई तो राजा के सैनिक हर जगह नजर रखेंगे। अगली सुबह फकीरा भेष बदलकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और शहर के बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचने लगा। लेकिन असल में उसकी नजर हमेशा राजमहल की तरफ रहती थी। दिन गुजरते गए। फकीरा धीरे धीरे राजमहल के पहरेदारों की आदतें समझने लगा। उसे पता चला कि राजमहल के चारों तरफ 24 घंटे पहरा रहता है और खजाने की सुरक्षा बहुत कड़ी है। एक शाम वो शहर की दुकान पर बैठा था, जहां कुछ सैनिक आपस में बातें कर रहे थे। एक सैनिक बोला, सुना है पिछले दिनों शहर में चोरियों की वजह से महाराज बहुत परेशान हैं। दूसरा सैनिक हंसकर बोला, जो भी चोर हों, अगर उन्होंने राजमहल की तरफ नजर उठाई तो जिंदा नहीं बचेंगे। फकीरा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कुछ दिनों बाद वो वापस जंगल के अड्डे पर पहुंचा। चारों चोर फिर आग के पास बैठे। मंगू ने पूछा, क्या खबर लाए हो फकीरा? फकीरा ने गहरी सांस ली और बोला, सरदार, राजमहल की सुरक्षा सच में बहुत मजबूत है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। हर जगह सैनिक तैनात रहते हैं। नट्टू ने घबराकर कहा, मतलब ये चोरी नामुमकिन है? मंगू कुछ पल तक चुप रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान लौट आई। नहीं, इसका मतलब है कि हमें अंदर से रास्ता ढूंढना होगा। मंगू धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने कहा, चोर को नहीं, एक साधु को। मंगू बोला, कल से मैं साधु बनकर राजमहल जाऊंगा। लोग साधुओं पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और राजा भी। नट्टू हंस पड़ा, सरदार, अगर ये योजना सफल हो गई तो सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मंगू ने आग की लपटों की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना साथियों, अब तक हमने शहर के अमीरों को लूटा है, लेकिन इस बार हम राजा का खजाना लूटेंगे। और उसी रात मंगू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भेष धारण करने की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह जंगल के उस खंडहर में एक अजीब दृश्य दिखाई दे रहा था। आग के पास बैठा मंगू अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमेशा लगता था। उसके सिर पर जटाओं जैसी नकली बालों की लटें थीं, शरीर पर गेरुए रंग का चोला और हाथ में एक लंबा कमंडल, माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। थोड़ी ही देर बाद मंगू साधु के भेष में जंगल से निकलकर शहर की ओर बढ़ चला। रास्ते भर लोग उसे प्रणाम करते जाते। कोई उसके पैरों को छूता, कोई आशीर्वाद मांगता। मंगू अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं,
लोगों का विश्वास होता है। दोपहर होते होते वो राजमहल के विशाल द्वार तक पहुंच गया। राजमहल की ऊंची दीवारें और विशाल फाटक देखकर भी मंगू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोका। एक सैनिक बोला, महात्मन, महाराज से मिलने का क्या काम है? मंगू ने गहरी आवाज में कहा, वत्स, हम साधु संत किसी स्वार्थ से नहीं आते, हम तो केवल आशीर्वाद देने आते हैं। उसकी गंभीर आवाज और शांत चेहरा देखकर सैनिकों को उस पर शक नहीं हुआ। कुछ ही देर में खबर महल के अंदर पहुंच गई कि एक साधु महाराज से मिलना चाहता है। राजा मोरसेन स्वयं एक धार्मिक और सज्जन शासक थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि साधु को आदर सहित अंदर लाया जाए। थोड़ी देर बाद मंगू राजमहल के भव्य दरबार में खड़ा था। राजा मोरसेन सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास रानी हेमलता भी मौजूद थीं। दोनों ने उठकर साधु को प्रणाम किया। मंगू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो राजन, तुम्हारे राज्य में शांति बनी रहे। राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, आपका हमारे महल में स्वागत है। कृपया बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मंगू ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं, जैसे ध्यान लगा रहा हो। फिर धीरे से बोला, राजन, तुम्हारे मन में एक बड़ा दुख है। राजा और रानी दोनों चौंक पड़े। मंगू ने आगे कहा, विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा और रानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये सच था। राजा ने धीरे से कहा, मुनिवर, यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। मंगू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उपाय है राजन, लेकिन उसके लिए मुझे एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा तुरंत बोले, मुनिवर, आप जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहें ले सकते हैं। मंगू ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं राजन, मुझे केवल एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा लाकर दी जाए। लेकिन तभी मंगू ने कहा, नहीं, वो मुद्रा किसी और के हाथ से नहीं आनी चाहिए। मैं स्वयं खजाने से उसे लेकर आऊंगा, तभी वो सिद्ध होगी। राजा थोड़े असमंजस में पड़ गए, परंतु सामने खड़े साधु के शांत चेहरे को देखकर उन्हें कोई शक नहीं हुआ। राजा बोले, ठीक है मुनिवर, आइए, मैं स्वयं आपको खजाने तक ले चलता हूँ। कुछ ही देर बाद राजा मोरसेन मंगू को लेकर राजमहल के भीतर बने विशाल खजाना गृह की ओर जा रहे थे। दरवाजे के पास कई सैनिक पहरा दे रहे थे। भारी लोहे का दरवाजा खोला गया और राजा मंगू को अंदर ले गए। जैसे ही मंगू ने खजाने के कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों से भरे संदूक रखे थे। मंगू के मन में लालच की लहर दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये खजाना मेरे हाथ लग गया तो फिर मुझे जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक स्वर्ण मुद्रा उठाते हुए बोला, राजन, तुम्हारे खजाने की सुरक्षा अच्छी है, लेकिन एक बात पूछूं? राजा बोले, पूछिए मुनिवर। मंगू बोला, अगर कभी किसी दुश्मन ने इस महल पर हमला कर दिया तो तुम इस खजाने को कैसे बचाओगे? राजा मुस्कुराए। उन्होंने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुनिवर, उस दीवार में जो खूंटी लगी है, उसे खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। उस रास्ते से हम खजाने को लेकर पहाड़ी दर्रे तक पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही मंगू के दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस रहस्य को जानने के लिए वो यहां आया था, वो अब उसके सामने था। लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, बहुत बुद्धिमानी की व्यवस्था है राजन, लेकिन याद रखना, इस रहस्य को किसी और को कभी मत बताना। राजा ने हंसते हुए कहा, इस गुप्त द्वार के बारे में मेरे अलावा केवल सेनापति जानते हैं। मंगू ने सिर झुकाकर मुद्रा उठा ली और बोला, अब मैं मंत्र सिद्ध करके इसे महारानी को दूंगा। कुछ ही देर बाद वो राजमहल से बाहर निकल चुका था, लेकिन जैसे ही वो महल से दूर पहुंचा, उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान लौट आई। वो धीरे से बुदबुदाया, अब राजमहल का खजाना बस एक रात की दूरी पर है। और उसी शाम जंगल के खंडहर में चारों चोर फिर इकट्ठा हुए।
मंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, साथियों, रास्ता मिल गया है। चारों चोरों की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था। जंगल के उस पुराने खंडहर में चारों चोर एक बार फिर आग के पास बैठे थे। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा हल्का नहीं था। हवा में एक अजीब सा तनाव और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। मंगू ने जमीन पर लकड़ी से एक नक्शा बनाते हुए कहा, याद रखो, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात होगी। एक छोटी सी गलती भी हुई तो हम सीधे मौत के मुंह में होंगे। भैरव ने अपनी तलवार कमर में खोंचते हुए कहा, सरदार, आज गलती का सवाल ही नहीं है। मंगू ने धीरे से कहा, हम सीधे महल के मुख्य दरवाजे से नहीं जाएंगे। हम उस पहाड़ी दर्रे से जाएंगे जहां से गुप्त रास्ता खुलता है। चारों चोर काले कपड़ों में तैयार हो गए, चेहरों पर नकाब, हाथों में छोटे हथियार और दिलों में एक ही लक्ष्य, राजमहल का खजाना। कुछ ही देर में वे जंगल से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। रात इतनी शांत थी कि उनके कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। दूर से राजमहल की ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थीं। मंगू ने धीमे स्वर में कहा, अब सब सावधान, आगे से कोई आवाज नहीं। थोड़ी ही देर में वे उस पहाड़ी दर्रे तक पहुंच गए जिसके बारे में राजा ने खुद मंगू को बताया था। वहां पत्थरों के बीच एक संकरी सुरंग जैसी जगह थी। मंगू ने दीवार में लगी वही खूंटी ढूंढी और धीरे से उसे खींच दिया। अगले ही पल पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। चारों चोरों की आंखों में चमक आ गई। नट्टू फुसफुसाया, सरदार, रास्ता सच में खुल गया। मंगू मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, अब खजाना हमारा है। चारों चोर उस गुप्त रास्ते से अंदर घुस गए। कुछ ही देर में वे सीधे राजमहल के खजाना गृह तक पहुंच चुके थे। कमरे के अंदर चारों तरफ सोने की चमक फैली हुई थी। बड़े बड़े संदूकों में भरी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मोती और अनगिनत कीमती रत्न। भैरव की आंखें फैल गईं। इतना धन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मंगू ने तुरंत आदेश दिया, जो भी हाथ लगे समेट लो। कुछ ही मिनटों में चारों चोर सोने की थैलियां और कीमती रत्न अपने बोरों में भरने लगे। कमरे में बस सिक्कों की खनखनाहट गूंज रही थी। कुछ ही देर में वे जितना उठा सकते थे उतना खजाना लेकर उसी गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। सुबह होते ही राजमहल में हड़कंप मच गया। सेनापति दौड़ते हुए दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। राजा मोरसेन चौंक पड़े। क्या हुआ? सेनापति ने घबराई आवाज में कहा, शाही खजाना चोरी हो गया है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये कैसे संभव है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई खजाना कैसे चुरा सकता है? सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, चोरी गुप्त द्वार के रास्ते से हुई है। ये सुनते ही राजा के मन में बिजली सी कौंधी। वो मन ही मन सोचने लगे, गुप्त द्वार का रहस्य तो केवल मुझे और सेनापति को ही पता है। राजा की आंखें धीरे धीरे सेनापति पर टिक गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल राजा की गूंजती आवाज सुनाई दी, सेनापति, क्या ये विश्वासघात तुमने किया है? सेनापति स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक उस पर ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन राजा का क्रोध अब भड़क चुका था और उसी क्षण उन्होंने आदेश दिया, सेनापति को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजमहल में यह खबर आग की तरह फैल गई। उधर जंगल के खंडहर में बैठे चारों चोर अपनी सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इस चोरी से एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है और जल्द ही इस कहानी में प्रवेश होने वाला था एक ऐसा किरदार जो उनकी पूरी योजना को उलट कर रख देगा। राजमहल की काल कोठरी में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। पत्थर की ठंडी दीवारों के बीच सेनापति जंजीरों में जकड़े बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और अपमान का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। जिस राजा की सेवा उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से की थी, उसी राजा ने आज उन पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया था। कारागार के बाहर सैनिकों की कदमों की आहट गूंज रही थी। तभी अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वो थी अनुपमा, सेनापति की बेटी। अनुपमा एक साहसी और बुद्धिमान युवती थी।
उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। जैसे ही उसने अपने पिता को जंजीरों में बंधा देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, पिताजी, ये सब क्या हो गया? सेनापति ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन महाराज को विश्वास है कि खजाने की चोरी मैंने करवाई है। अनुपमा ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, मैं जानती हूं आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। सेनापति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज ने मुझे 24 घंटे का समय दिया है। अगर खजाने का पता नहीं चला तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कुछ नहीं होगा। उसी समय अनुपमा सीधे राजदरबार की ओर चल पड़ी। दरबार में राजा मोरसेन गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अनुपमा ने उनके सामने पहुंचकर झुककर प्रणाम किया और बोली, महाराज, क्या ये सच है कि आप मेरे पिता को फांसी देने वाले हैं? राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर वो खजाने का सच नहीं बताएंगे तो हाँ। अनुपमा ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, मेरे पिता निर्दोष हैं। राजा ने तीखी नजरों से उसे देखा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? अनुपमा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, प्रमाण अभी नहीं है महाराज, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अनुपमा ने आगे कहा, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। अगर मैं असली चोरों को पकड़कर नहीं ला सकी तो आप मेरे पिता को जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है अनुपमा, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। दरबार में हलचल मच गई, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अगले ही दिन उसने पुरुष का भेष धारण कर लिया, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर नकली मूंछें और साधारण व्यापारी के कपड़े। अब वो किसी को पहचान में नहीं आ सकती थी। दिन बीतने लगे। अनुपमा पूरे राज्य में घूमती रही। शहर की गलियां, बाजार, सराय, गांव और रास्ते, वो हर जगह चोरी की खबरों के बारे में पूछती, लोगों की बातें सुनती और चोरों के बारे में सुराग तलाशती। लेकिन 20 दिन बीत गए और उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक शाम वो थकी हुई एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। तभी उसकी नजर दूर एक जगह जलती हुई आग पर पड़ी। अनुपमा ठिठक गई। इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे अपने घोड़े से उतरी और सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा। वहां 4 साधु आग के चारों ओर बैठे हुए थे। उनके पास सोने की थैलियां और कीमती सामान रखा हुआ था। अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने उन चारों में से एक को कहते सुना, साथियों, अब हमें और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजमहल से जो खजाना मिला है उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें चमक उठीं। तो ये ही हैं शाही खजाने के चोर। वो ध्यान से उन चारों को देखने लगी। उसी समय दूसरा आदमी बोला, लेकिन सरदार मंगू, अगर राजा के सैनिक यहां तक पहुंच गए तो? मंगू हंस पड़ा, डरने की जरूरत नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि राजमहल का खजाना चुराने वाले चोर जंगल में साधु बनकर रह रहे हैं। अनुपमा अब सब समझ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, अब मेरे पास सबूत है, लेकिन इन्हें ऐसे ही पकड़वाने से काम नहीं चलेगा। इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अनुपमा चुपचाप वहां से वापस लौट गई। अब उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी योजना जो जल्द ही उन चारों चोरों को उनके ही जाल में फंसा देने वाली थी। जंगल से वापस लौटते समय अनुपमा के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि संतोष दिखाई दे रहा था। 20 दिनों की कठिन खोज के बाद आखिरकार उसे असली चोरों का पता चल चुका था। अब बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी था। रात भर वो अपनी योजना के बारे में सोचती रही। अगली सुबह वो सीधे राजदरबार पहुंची। राजा मोरसेन दरबार में बैठे थे।
अनुपमा ने झुककर कहा, महाराज, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वे? अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अब भी मैं उनके नाम नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप मेरी योजना में साथ दें तो आज रात ही वे चोर पकड़े जा सकते हैं। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अनुपमा बोली, मुझे आज रात के लिए शाही मेहमान खाना चाहिए और उसमें सोने चांदी के बर्तन भी सजवाने होंगे। राजा को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कुछ ही देर में शाही मेहमान खाना सजने लगा। वहां कीमती कालीन बिछाए गए, सोने और चांदी के बर्तन रखे गए और चारों तरफ रोशनी कर दी गई। उधर अनुपमा फिर से अपने पुरुष भेष में जंगल की ओर निकल पड़ी। कुछ ही समय में वो उसी खंडहर के पास पहुंच गई जहां मंगू और उसके साथी साधु बनकर रह रहे थे। वो उनके सामने पहुंचकर विनम्रता से बोली, महात्माओं को प्रणाम। मंगू और उसके साथी आग के पास बैठे हुए थे। मंगू ने पूछा, कौन हो तुम? अनुपमा बोली, मैं सत्य प्रकाश नाम के व्यापारी का बेटा हूं। वर्षों विदेश में व्यापार करने के बाद आज अपने राज्य लौटा हूं। इस खुशी में मैंने शाही मेहमान खाने में मुनियों के लिए दावत रखी है। अगर आप लोग वहां आकर भोजन ग्रहण करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मंगू और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मंगू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अनुपमा वहां से वापस लौट आई। शाही मेहमान खाने में सब कुछ तैयार था। थोड़ी देर बाद 4 साधु चुपचाप वहां पहुंचे। वे थे मंगू और उसके 3 साथी, जो साधुओं का भेष धारण किए हुए थे। अनुपमा ने उनका स्वागत किया और बोली, महात्माओं, आपका भोजन तैयार है। चारों साधु सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने लगे। मंगू की नजर बार बार उन चमकते बर्तनों पर जा रही थी। उसने धीरे से अपने साथियों से कहा, साथियों, अगर हम इन सोने चांदी के बर्तनों को भी ले जाएं तो क्या मजा आएगा। उसके साथी भी लालच में आ गए। भोजन समाप्त करने के बाद वे वहां से अपने आश्रम लौट गए। मंगू ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज रात हम फिर शाही मेहमान खाने में जाएंगे और वहां के सारे सोने चांदी के बर्तन और धन उठा लाएंगे। सभी साथी तुरंत तैयार हो गए। उधर अनुपमा राजा मोरसेन से कह रही थी, महाराज, आज रात वे साधु शाही मेहमान खाने में चोरी करने जरूर आएंगे। कृपया वहां सैनिकों को छिपाकर रखिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सैनिक गुप्त रूप से मेहमान खाने के चारों ओर तैनात कर दिए जाएं। रात गहराने लगी। मेहमान खाने के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद अचानक हल्की आहट सुनाई दी। 4 नकाबपोश आदमी चुपचाप मेहमान खाने में दाखिल हुए। वे थे मंगू और उसके साथी, जो चोरी करने आए थे। मंगू ने धीरे से कहा, जल्दी करो, सारे बर्तन और धन समेट लो। जैसे ही वे सामान समेटने लगे, अचानक चारों तरफ मशालें जल उठीं और सैनिकों की आवाज गूंज उठी, खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। चारों चोर घबरा गए। उसी समय अनुपमा अपने असली रूप में सामने आई और बोली, महाराज, यही हैं शाही खजाने के चोर। सैनिकों ने तुरंत चारों को पकड़ लिया। जब मंगू का नकाब हटाया गया तो राजा मोरसेन आश्चर्य से चिल्ला उठे, ये तो वही साधु है जो मुझसे मिलने आया था। अनुपमा ने कहा, महाराज, यह कोई साधु नहीं बल्कि चोरों का सरदार मंगू है। इसी ने साधु बनकर आपसे खजाने का रहस्य जाना और फिर अपने साथियों के साथ चोरी की। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत सेनापति को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। जब सेनापति दरबार में आए तो राजा ने कहा, सेनापति, मैंने बिना प्रमाण के तुम पर आरोप लगाकर बड़ी भूल की है, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद मंगू और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उस दिन के बाद नीलगिरी राज्य में फिर कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई। लोग लंबे समय तक इस घटना को याद करते रहे, जहां एक बहादुर बेटी की बुद्धिमानी ने पाखंडी साधुओं के रूप में छिपे 4 खतरनाक चोरों का अंत कर दिया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही
अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।